इसी नदी की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता है, दो देशों की धड़कन है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी और उसकी विशाल परिवार की। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम इसे रटने वाले तथ्यों की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, इसे एक सफर की तरह देखेंगे। हाँ, एक सफर। हमारा मकसद है इस नदी के जन्म से लेकर समंदर में मिलने तक की पूरी कहानी को समझना, उसकी 5 ताकतवर साथी नदियों से मिलना और उस ऐतिहासिक समझौते को भी टटोलना जो आज भी इस इलाके की सियासत और भूगोल को तय करता है। तो चलिए शुरू करें। जरूर। ये कहानी एक नदी की जीवनी जैसी है। ऊंचे पहाड़ों में जन्म, चट्टानों को चीरकर अपना रास्ता बनाना, फिर मैदानों में आकर एक बड़े परिवार को साथ लेना, और आखिर में समंदर में मिल जाना एकदम। और इस पूरी यात्रा में वो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार बनती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हिमालय से निकलने वाला ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो फिर शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, इसके जन्म स्थान से। ये नदी निकलती है तिब्बत से। हाँ, मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है बोखरचू। बुखरचू। और मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है इसका तिब्बती नाम, सिंगी खम्बन। हाँ, सिंगी खम्बन, यानी शेर का मुंह। ये नाम सुनकर ही लगता है कि ये कोई शांत नदी नहीं है। ये नाम इसकी ताकत को दिखाता है। सोचिए, उस ऊंचाई पर जब ग्लेशियर से पानी फूटता होगा तो उसकी आवाज शेर की गर्जना जैसी ही लगती होगी। सही बात है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर परीक्षाओं में आती है। क्या? कि इसका सोर्स मतलब उद्गम भारत में नहीं है। अच्छा, ये तिब्बत में है? हाँ, भारत में तो ये बाद में दाखिल होती है, लद्दाख में दमचोक नाम की जगह से। और भारत में आते ही इसका रास्ता भी कमाल का है। ये लद्दाख और जास्कर, इन दो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। मैं तो कल्पना ही कर रही हूँ कि वो नज़ारा कैसा होगा। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे भूरे पहाड़ और बीच में तेजी से बहता नीला हरा पानी। भौगोलिक नजरिए से ये बहुत बड़ी बात है। दो श्रृंखलाओं के बीच बहना ये दिखाता है कि नदी या तो पहाड़ों से भी पुरानी है या इतनी ताकतवर है कि उसने लाखों सालों में चट्टानों को काट दिया है। जैसे गरम चाकू मक्खन को काटता है। बिल्कुल वैसा ही। और इसका ये करतब यहीं खत्म नहीं होता। नंगा पर्वत के पास पहुंचकर ये एक बहुत ही गहरी खाई बनाती है, जिसे गॉर्ज कहते हैं। हाँ, और फिर एक तेज मोड़ लेकर पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। और पाकिस्तान में दाखिल होते ही ये नदी अकेली नहीं रहती। अब इसकी मुलाकात होती है पंचनद से। इसकी 5 बहनें या कहें 5 सहायक नदियां। और परीक्षाओं के लिए इन पांचों का उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तर में है झेलम। कश्मीर की खूबसूरती। हाँ, कश्मीर की पूरी खूबसूरती शायद इसी नदी के दम पर है। ये कश्मीर में वेरीनाग झरने से निकलती है। मशहूर शहर श्रीनगर भी इसी के किनारे है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, वो भी इसी नदी के रास्ते में आती है। अच्छा। और झेलम की एक और खासियत है, कश्मीर घाटी में पहुंचकर इसका बहाव धीमा हो जाता है और ये किसी मैदानी नदी की तरह बलखाकर चलती है, जिसे मियांडरिंग कहते हैं ना। एकदम। पहाड़ों में नदियां तेज और सीधी बहती हैं, लेकिन झेलम घाटी में आकर इत्मीनान से बहती है। ये तो अनोखी बात है। खैर, झेलम के बाद अगली नदी है चिनाब। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब पानी के हिसाब से? हाँ, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। और इसका जन्म भी बड़ा नाटकीय है। हिमाचल प्रदेश में 2 धाराएं हैं, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों मिलती हैं तब चिनाब बनती है। बिल्कुल, इसीलिए इसका एक पुराना नाम चंद्रभागा भी है। ओके। ये दोनों धाराएं लाहौल स्पीति घाटी में टिंडी नाम की जगह पर मिलती हैं। चिनाब के दक्षिण में फिर आती है रावी। इसका जन्म भी हिमाचल में ही होता है। हाँ, रोहतांग दर्रे के पास से, और ये चंबा घाटी से होकर गुजरती है। 1 मिनट, चिनाब और रावी दोनों का सोर्स हिमाचल में आसपास ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखाता है कि हिमालय का वो हिस्सा जिसे हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं, वो एक वाटर टावर की तरह काम करता है। वाटर टावर? मतलब वहां बर्फ और ग्लेशियर का इतना पानी जमा है कि वो एक नहीं कई बड़ी नदियों को जन्म देता है। रावी, चिनाब और हमारी अगली नदी व्यास, तीनों का सोर्स बहुत करीब है। तो अगली नदी है व्यास। ये भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत जो इसे पंचनद में सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि ये पूरी तरह से भारत में ही बहती है। सही पकड़े।
ये पाकिस्तान नहीं जाती। पंजाब के हरीके में ये सतलज नदी में मिल जाती है। और इसी वजह से ये इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ, और यही छोटी सी बात इसे पूरे समझौते का की प्लेयर बना देती है, क्योंकि ये पाकिस्तान जाती ही नहीं तो इसके पानी पर भारत का 100% हक है। अच्छा, और इसी के पानी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? सतलुज के साथ मिलकर हरीके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर, जो राजस्थान के रेगिस्तान तक पानी पहुंचाती है। वाह, मतलब व्यास नदी रेगिस्तान में हरियाली लाती है। बिल्कुल। और अब आते हैं पंचनद की आखिरी और सबसे दक्षिणी नदी पर, सतलुज। इसकी कहानी भी सिंधु जैसी है। ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। एक जगह है राक्षसताल। हाँ, मतलब सिंधु और सतलुज दोनों का जन्म स्थान लगभग एक ही है। दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन एक पश्चिम की तरफ बहती है और एक दक्षिण पश्चिम की तरफ। ये हिमालय की बनावट का कमाल है। सतलुज भारत में शिपकीला दर्रे से दाखिल होती है, हिमाचल प्रदेश में। ये तथ्य भी जरूरी है कि कौन सी नदी किस दर्रे से आती है। बहुत जरूरी है। और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक भाखड़ा नांगल बांध इसी सतलुज नदी पर बना है, जिसने उत्तर भारत में खेती और बिजली में क्रांति ला दी। हाँ। तो ये है पंचनद का परिवार, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब जब एक ही नदी का परिवार दो देशों से गुजरता है तो जाहिर है पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा होगा। और यहीं तस्वीर में आता है सिंधु जल समझौता। बिल्कुल, बात है 1960 की। हाँ, आजादी के बाद से ही दोनों देशों में इन नदियों के पानी को लेकर तनाव था। तब वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। और 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस समझौते पर दस्तखत किए। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये समझौता बहुत जटिल होगा, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसका आधार बहुत सीधा है। हाँ, और शायद यही इसकी कामयाबी का राज है। उन्होंने कितना पानी के सवाल को कौन सी नदी के सवाल में बदल दिया। नदियों को ही दो हिस्सों में बांट दिया। एकदम। भूगोल को ही बंटवारे का आधार बना लिया। हाँ। तो जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। और जो 3 पूर्वी नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, उनका पूरा कंट्रोल भारत को मिला। ये तो बहुत साफ बंटवारा है। लेकिन पश्चिमी नदियों पर भारत का क्या कोई हक नहीं है? वो तो हमारे यहाँ से भी बहती हैं। हक है, लेकिन सीमित। समझौते के मुताबिक भारत इन पश्चिमी नदियों का 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। पर उसकी भी शर्तें हैं। हाँ, भारत इन नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ द रिवर? इसका आसान मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, बहते पानी से बिजली बनाओ, पानी को रोको मत। अच्छा। यानी आप नदी के कुदरती बहाव का इस्तेमाल करके टरबाइन घुमा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, लेकिन आप भाखड़ा जैसा बड़ा बांध बनाकर पानी रोक नहीं सकते। या उसका रास्ता नहीं बदल सकते? नहीं, नदी को अपनी रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ बहते रहना होता है। समझ गया। तो यही सादगी है जिसकी वजह से इतने युद्ध और तनाव के बावजूद ये समझौता आज भी चल रहा है। हाँ, इसे दुनिया की सबसे सफल जल बंटवारा संधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा बहुत मजबूत है। ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं, बल्कि वाटर मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क है। चलिए, अब कुछ उन सीधे सपाट तथ्यों पर आते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये 5 सहायक नदियां सिंधु से मिलती कहाँ हैं? हाँ, यही पहला सवाल बनता है। ये 5 नदियां यानी पंचनद पाकिस्तान में मिठनकोट नाम की जगह पर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। मिठनकोट में। और इसके बाद सिंधु एक विशाल अकेली नदी के तौर पर अपना आखिरी सफर तय करती है। बिल्कुल। और इसका सफर खत्म कहाँ होता है? ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के पास पूरब की तरफ से अरब सागर में मिल जाती है। और समुद्र में मिलने से पहले एक बड़ा डेल्टा भी बनाती है। हाँ। हमारे नोट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी हैं जो अक्सर मैच द कॉलम वाले सवालों में आते हैं। जैसे झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। हाँ, तुलबुल। वो एक नेविगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब नदी में नाव की आवाजाही को आसान बनाने के लिए। ओके। इसी तरह चिनाब नदी पर 2 बड़ी पनबिजली परियोजनाएं हैं, बगलीहार और दुलहस्ती। बगलीहार और दुलहस्ती, ये दोनों सिंधु जल समझौते के नियम के तहत ही बने हैं। हाँ, ये रन ऑफ द रिवर वाले नियम के तहत ही बनाए गए हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के नाम और वो किस नदी पर हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये तथ्य सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये उस पूरे समझौते की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दिखाते हैं। तो इस पूरी कहानी को अगर समेटें तो सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक जीता जागता भूगोल है, इतिहास है और 2 देशों की राजनीति का आईना भी है। सही कहा।
इसका तिब्बत में जन्म लेना, लद्दाख की चट्टानों को तराशना और फिर पाकिस्तान की जीवन रेखा बनना, हर मोड़ पर इसकी एक नई पहचान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नदियां कैसे देशों को जोड़ भी सकती हैं और उनके बीच तनाव का कारण भी बन सकती हैं। सिंधु इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। 1960 में बना ये सिंधु जल समझौता, ये मानकर बनाया गया था कि नदियों में पानी का बहाव हमेशा एक जैसा रहेगा। एक स्थायी चीज मानकर। पर आज हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स जो इन नदियों का सोर्स हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले 50 सालों में जब इन नदियों का बहाव घटेगा या बढ़ेगा, तो उसका इस समझौते पर क्या असर पड़ेगा? क्या एक ऐसा समझौता जो भूगोल पर टिका है, बदलते हुए भूगोल के सामने टिक पाएगा? यही सवाल